Good morning, students. We have completed our present perfect tense, past perfect tense, and today we try to understand the future perfect tense. Minor difference is here. Only one word, will and shall, which are the symbol of future. Ga, ge, gi. Yes, we can see here future perfect tense will have, shall have और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. यहां हिंदी के वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं. इसके अतिरिक्त जो और हमारे टेंस हैं वो यूट्यूब पे आप यहाँ देख सकते हैं. इंग्लिश ग्रामर VNS के नाम से यूट्यूब चैनल पर आपके सभी टेंस आप देख सकते हैं, अपलोड किए गए हैं. अब यहाँ पर हम सिंगल सेंटेंसेस देखते हैं परफेक्ट टेंस में. परफेक्ट टेंस में जैसे सूत्र से ही पता चलेगा, सब्जेक्ट, विल, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, ये इसका फॉर्मूला है. हम इसको बोल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकलता है. विल फ्यूचर को शो करता है, हैव परफेक्ट को शो करता है, और इसके साथ जो थर्ड फॉर्म आती है ये परफेक्ट में ही यूज होती है. इसके अलावा इसको पैसिव में भी यूज किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इसको यूज करते हैं. यहां हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट के सभी वाक्यों में, भले ही वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो, सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. यहां पर आईवी के साथ सेल और अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे. आईवी के साथ सेल हैव और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे. शेष सभी बातें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थी वही रहेंगी, पास्ट परफेक्ट में जैसे रही थी वही रहेंगी. प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे. अब केवल एक शब्द बढ़ा है, विल या सेल. विल के साथ, सेल के साथ हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी. ऑब्जेक्ट सभी में आता है, प्लेस और टाइम सभी में आते हैं, सब्जेक्ट सभी में आते हैं. जो मूल अंतर, मूल डिफरेंस टेंस का हम देखते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं. यहाँ हमारी दो हेल्पिंग वर्ब रही, उन पर भी हम चर्चा करेंगे. भी फर्स्ट सैंपल के तौर पर एक एग्जांपल देखते हैं. शी विल हैव लर्न्ड हर लेसन बिफोर 1 आवर. 1 घंटा पहले वह अपना लेसन याद कर चुकी होगी. कर चुकी होगी. तो चुकी होगी जैसा हमने यहां पर दिया था उस तरह से यहां चुकी होगी का सेंस विल और हैव देंगे. इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शी विल नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन बिफोर 1 आवर. वह 1 घंटा पहले अपना पाठ याद कर नहीं चुकी होगी. यहां चुकी होगी. और यह ध्यान रखेंगे हमेशा जो नोट आता है वह फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. वहां पर जो हमने सेंटेंस बनाए थे प्रेजेंट परफेक्ट के, हैज और हैव के साथ यानी कि हैज और हैव के बाद नोट लगाते थे, पास्ट में हैड के बाद नोट लगाते थे, नेगेटिव के सभी वाक्यों में डू या डज के बाद नोट लगाते थे, डिड के बाद नोट लगाते थे पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के बाद नोट लगाते थे, पास्ट में वाज वर के बाद नोट लगाते थे. विल बी और सेल बी जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आया तो विल के बाद सेल के बाद नोट लगाया था हमने. ठीक यहां भी इसी तरह से विल के बाद नोट आया. यहां ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं कि जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा स्टूडेंट्स हैव के बाद ही नोट लगाते हैं.
उनको लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के बाद नोट आया था, यहां भी यहां नहीं आएगा, लेकिन नहीं, यहां पर हम विल के बाद नोट लगाएंगे। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहां पर मेन रहेगी इस मामले में, उसके बाद नोट लगेगा। इसी तरह से फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी इंटरोगेटिव में पहले जाएगी, इसको पहले लाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव को पहले लाते थे, पास्ट परफेक्ट में हैड को पहले लाते थे, यहां फ्यूचर में विल को पहले लाएंगे। कब? जब उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में होगा, या इंटरोगेटिव के सभी वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में करते हैं, प्रारंभ में करते हैं। तो विल सी, यहाँ पर इन दोनों के स्थान बदल गए, विल स्टार्टिंग में आ गया, सी इसके बाद आ गया, तो इंटरोगेटिव बना, उसके बाद सभी चीजें जोड़ित। विल सी हैव अफर्मेटिव में है, विल सी हैव लर्न हर लेसन बिफोर 1 आवर। यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, चूंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। यू कैन सी दैट आवर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ विल सी हैव लर्न हर लेसन बिफोर 1 आवर। यू कैन सी हियर इंटरोगेटिव वर्ड, हाउ, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट सी, हैव परफेक्ट को शो करता है, ये भी यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, लर्न मेन वर्ब है, हर लेसन ऑब्जेक्टिव केस में है, बिफोर यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में है, 1 आवर, 1 घंटा पहले वह अपना पाठ याद कैसे कर चुकी थी, ये कैसे के भाव को शो करता है। तो यहां पर हमने फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट के यूज को देखा। अब हम यहां पर प्लूरल में और सेल के प्रयोग को देखेंगे। प्लूरल क्या है हमारा? वी, और इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? सेल। आई के साथ भी सेल, वी के साथ भी सेल। यहां पर आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ इंग्लिश में स्पेशल वर्ड सेल का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा, ये याद रखने की चीज है। तो यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वी, सेल का प्रयोग, हैव का प्रयोग, थर्ड फॉर्म रीच डाई, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, प्लेस के लिए यहां पर द स्टेशन है, टाइम के लिए यहां पर 5 o'clock है। एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छोड़कर सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम हमेशा रहते हैं, ये नहीं बदलेंगे, इस बात को ध्यान रखें। टेंस के बदलने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का बदलना या मेन वर्ब का बदलना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर कमांड रखें कि इंडेफिनिट में हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस में क्या करना है, परफेक्ट में हमें क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो इसके बाद आएगा उसमें हमें क्या करना है। आगे देखते हैं, वी शैल नॉट, यहां पर देखिए हमने यहां भी शैल के बाद नोट लगाया और यहां भी विल के बाद नोट लगाया था। तो वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव रीच द स्टेशन एट 5 o'clock। नेक्स्ट, ये इंट्रोगेटिव को शो करता है सेल, तो हमने स्टार्टिंग में लिया, वी को इसके बाद लिया, तो सेल वी हैव रीच्ड द स्टेशन एट 5 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहां पर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, सेल वी हैव रीच्ड द स्टेशन एट 5 o'clock। ये डबल इंट्रोगेटिव है, यहां वाई का प्रयोग हुआ, उसके बाद सेल का प्रयोग हुआ, वाई सेल वी हैव रीच्ड द स्टेशन एट 5 o'clock। ये सभी सेंटेंस जो हमने यहां पर किए ये विल के यूज से हैं, ये सेल के यूज से हैं और सिंगल सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने सिंगल सेंटेंस देखे थे, पास्ट में भी देखे, यहां फ्यूचर में भी है। पास्ट परफेक्ट में जॉइंट सेंटेंस होते हैं और यहां पर भी जॉइंट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट में। यहां पर बिफोर के सेंटेंस होंगे, आफ्टर के सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होते, ये ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह समझ लें एक बार फिर से। पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर में बिफोर के सेंटेंस बनते हैं, पास्ट परफेक्ट में बिफोर के भी सेंटेंस बनेंगे, आफ्टर के भी सेंटेंस बनेंगे। फिर दोहरा देता हूं, पास्ट परफेक्ट में बिफोर के सेंटेंस, आफ्टर के सेंटेंस दोनों होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में केवल बिफोर के सेंटेंस होंगे। इनको अब हम देखते हैं। यहां पर जॉइंट सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव,
विल और सेल इनमें से एक, और उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां तक हमारा एक सूत्र बन गया है। और यहां से हमारा दूसरा सूत्र तैयार हुआ, दूसरा फार्मूला ये है। यहां पर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, फर्स्ट जो फार्मूला है हमारा, और यहां पर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में जब दूसरा सेंटेंस आएगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए सूत्र क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे वहां पर, यहां भी लगेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्लेस ऑफ टाइम का यहां पर यूज होगा। ये फार्मूला याद रखना। पास्ट परफेक्ट में हमने दूसरा सेंटेंस, बाद का जो सेंटेंस था, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया था। यहां फ्यूचर परफेक्ट में हम बाद वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यहां पर देखिए आगे, मदर विल हैव का प्रयोग हुआ मदर के साथ, रेस्ट प्रिपेयर्ड, मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून। दोपहर तक स्कूल से आना है बच्चों को, यानी कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही माताजी ने दोपहर का खाना तैयार कर लिया होगा। बच्चों के दोपहर तक स्कूल से लौटने से पूर्व ही माताजी ने दोपहर का खाना तैयार कर लिया होगा। ऐसा इसमें भाव है, ऐसा इसमें सेंस निकल रहा है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमारा इस हिस्से में नोट आता है तो यहां विल के साथ ही हम नोट लगाएंगे। मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून। यहाँ रिटर्न का जो प्रयोग है इसलिए है चूंकि प्लूरल के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल चाइल्ड होता तो हम यहाँ रिटर्न के साथ एस या एस का प्रयोग करते हुए रिटर्न्स लिखते हैं, फ्रॉम द स्कूल एट नून। ये नेगेटिव का सेंटेंस हमारा तैयार। अब नेगेटिव का सेंस इस वाले भाग में है, दूसरे वाले हिस्से में है, तो हम वहां लगाएंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मदर विल हैव, यहां से हमने नोट हटा दिया, मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द चिल्ड्रन डू नॉट। तो इंडेफिनिट के सभी वाक्यों को हम डू नॉट से बनाते थे प्लूरल में, और सिंगुलर में बनाते हैं हम डज नॉट से। सिंगुलर डज नॉट से, प्लूरल डू नॉट से। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे प्लूरल हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट लिखा। डू नॉट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून, ये भी वाक्य हमारा नेगेटिव। तो कहने का जो अभिप्राय है वह यह है, अगर पहले वाले वाक्य में नेगेटिव है तो हम यहाँ पर विल के बाद नोट लगाएंगे। दूसरे वाले वाक्य में नेगेटिव है तो हम यहाँ डू नॉट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको याद ही है, डू, डज, डिड यदि सेंटेंस में आते हैं इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। अब विल मदर हैव प्रिपेयर्ड, ये इंटरोगेटिव है, विल पहले आ गया यहां पर, मदर इसके बाद, तो विल मदर हैव प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून। जैसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस था इसी तरह से हमने बनाया, केवल यहाँ पर विल को स्टार्टिंग में लेकर मदर इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आया, और यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाए। ये इंटरोगेटिव है। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या है, वाई का प्रयोग कर लेते हैं। सेंटेंस सेम रहेगा ऊपर वाला, इसमें जरा भी अंतर नहीं आएगा, केवल वाई सब यहाँ जुड़ जाता है स्टार्टिंग में। इससे घबराने की जरूरत नहीं। डबल इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, कुछ नहीं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे सब स्टार्टिंग में आ जाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फ्यूचर को शो करने के लिए, मदर सब्जेक्ट है, परफेक्ट को शो करने के लिए यहाँ हैव है, उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, द लंच बिफोर द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट नून। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका तैयार। यहां पर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन ये सारी बोर्ड समरी पहले भाग में हम इसको अपनी नोटबुक में उतारेंगे, ये मैं आपको पिक भेज दूंगा। उसके बाद इसको हम अपनी नोटबुक में उतारेंगे। उसके बाद ये थोड़ा बड़े सेंटेंस हैं,
2 लाइन में एक सेंटेंस आएगा तो 2 लाइन में ही इसको लिखें। ये नहीं है कि हम जबरदस्ती शब्दों को लिखें। नोटबुक में भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक लाइन में 6 या 7 शब्द लिखने चाहिए, कम से कम 6 और अधिकतम 7। अगर आप इससे ज्यादा शब्द लिखते हैं तो हमारी लाइनें कंजेस्टेड हो जाएंगी, पढ़ा नहीं जाएगा और भीड़ भाड़ वाली लाइनों में थोड़ा सा कुछ छूट भी जाता है पढ़े बगैर। हमें खुलकर लिखना चाहिए, सभी शब्दों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए। एक दूसरा, एक लाइन में 6 या 7 से ज्यादा शब्द नहीं लिखने चाहिए। तीसरी बात, शब्द सभी सीधे बनने चाहिए। यदि आप ये 3 रूल फॉलो करते हैं तो आपका राइटिंग आज से ही सबसे सुंदर रहेगा। आप अपने पिछले राइटिंग को और इस राइटिंग को मिला के देख लेना, और जिनका राइटिंग इसी तरह से है उनको तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए 3 नियम फॉलो करें। एक लाइन में 6 या 7 शब्द। दूसरा, सभी शब्दों के बीच में समान गैप, इतना गैप होना चाहिए कि बीच में हम इज जैसा शब्द इन, एट, ऑन कहीं भी लिख सकें आवश्यकता पड़ने पर। इतना गैप हर शब्द के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात मैंने बताई, सभी शब्द आपके सीधे होने चाहिए। आपका राइटिंग सबसे सुंदर हो जाएगा। आज ही करके देख लीजिए। तो यहां पर मैंने कहा सबसे पहले इसको कॉपी करना है, फिर इसको कॉपी करना है, फिर इनको कॉपी करना है। डबल सेंटेंस है तो डबल लाइन में आएंगे, 3 लाइन में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई भी चीज खुलकर लिखनी चाहिए और लगभग हर सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़ देनी चाहिए। तो ये हुआ आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सिंगल सेंटेंस और जॉइंट सेंटेंसेस सीखे हैं। कल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। उसमें जो हमने परफेक्ट के सेंटेंस यहां सीखे, इससे पहले कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस सीखे थे। दोनों के फार्मूलों को मिलाकर एक तीसरा फार्मूला तैयार होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। उसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों प्रकार के सेंटेंस करेंगे। तो ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद हम आपको होम असाइनमेंट देना शुरू करेंगे सभी सेंटेंसेस में, सभी टेंस में, और सभी प्रकार के सेंटेंस आपको करने होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।